हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जेल से रिहाई के बाद कालीचरण इंदौर पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पर कालीचरण का जोरदार स्वागत किया गया है उसके समर्थकों की तरफ से। और कालीचरण ने एक बार फिर से अपना बयान दोहराया। उन्होंने कहा है कि मुझे अपने बयान पर कोई भी पछतावा नहीं है। कलयुग में सच बोलने जाने की सजा मुझे मिली है। महात्मा गांधी पर आपको बता दें टिप्पणी की गई थी आपत्तिजनक कालीचरण की तरफ से और उसके बाद उसी के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और रायपुर जेल में 94 दिनों तक कालीचरण बंद थे और कल शाम ही रायपुर जेल से रिहा हुए हैं। और रिहा होने के बाद आज जब वो इंदौर पहुंचे तो इंदौर में आप देखिए किस तरह से उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। माला पहना करके, तिलक लगा करके उनका अभिनंदन किया गया और उस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भी उनके समर्थक पहुंचे हुए थे इंदौर एयरपोर्ट पर और हाथ हिलाते हुए उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया अपने तमाम समर्थकों का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रवि से। रवि, इंदौर पहुंचे हैं कालीचरण और नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। तस्वीरें किस तरह से समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया? जी बिल्कुल, देखिए कालीचरण इंदौर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो उनके समर्थकों का हुजूम है वो इंदौर एयरपोर्ट पर देखने को मिला है। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी की थी उसको लेकर क्या उन्हें पछतावा है, तो उन्होंने साफ कहा है कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं और मुझे इससे कोई भी पछतावा नहीं है। उनसे कहा, उन पर जब हमने ये सवाल किया कि आपके ऊपर इसको लेकर एक कार्रवाई भी हुई है, आप जेल में भी रहे हैं, तो उनका कहना है कि कलयुग में सच कहने की यही सजा है और किसी प्रकार की कोई शिकंज उनके चेहरे पर नजर नहीं आई है। और अपने बयान को लेकर जब वो जिस तरीके सुर्खियों में आए और उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर जो अपशब्द कहे उस पर उन्हें कोई भी पछतावा होता यहाँ पर नजर नहीं आया। और बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे और एक जुलूस के रूप में वो इंदौर एयरपोर्ट से अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना हुए। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए काली। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ इस मौके पर कालीचरण ने मीडिया से कहा। और इतना सब उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इससे मेरा मनोबल और बढ़ रहा है। सब हिंदुओं की जागृति देखकर बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। हाँ, तो सच बोलने की ये सजा है कलयुग में। चलिए इस बड़ी खबर के बाद अब बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लगातार दूसरे दिन खैरागढ़ विधानसभा के गंडई, छुईखदान, पद्मावतीपुर, बुंदेली और उदयपुर में चुनावी सभा ली। गंडई में आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के जीतने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला बनेगा। ये कांग्रेस का कमिटमेंट है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसा और कहा कि वो कहते हैं कि खैरागढ़ उनकी जन्मभूमि है, तो मैं पूछता हूं कि उन्होंने खैरागढ़, गंडई और छुईखदान के लिए क्या किया? एक तहसील भी नहीं बना। उन्होंने कहा कि हमारे जिला बनाने की बात से उनके पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब चुनाव आता है तो राशन कार्ड बनाते थे और फिर चुनाव के बाद उसे कटवा देते थे। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण आदिवासी प्रदेश छोड़कर चले गए थे, जिससे सैकड़ों गांव उजड़ गए। हमारे पूर्व विधायक श्री गिरवर जंघेल जी, हमारे कमलेश्वर वर्मा जी, रजवान। हाँ, अपनी उपलब्धियों के हिसाब से मांग करना चाहिए। वैसे 2018 में रमन सिंह की भी नकार दी थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकार दी। अब पीछे जितने भी उपचुनाव हुए उसमें बुरी तरह से पराजित हुए, तो अब उसको बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा क्यों किया, गरीबों के साथ धोखा क्यों किया, टावर है ही नहीं, मोबाइल कैसे बांट दिए। केंद्रीय खाद्य एवं उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंच चुके हैं। कल 6 अप्रैल को खैरागढ़ जाएंगे और वहां 2 दिनों तक बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे और आम सभाएं भी लेंगे। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को जाना चाहिए, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कर्जा लेकर घी पीना। 4 बाग के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक तौर पर कोई उपचुनाव होता है तो एक पैमाना होता है। अभी मैं खैरागढ़ पहुंचा नहीं हूं, मैं जा रहा हूं और ये भरोसा है कि भाजपा इस चुनाव
उपचुनाव को जीतेगी और छत्तीसगढ़ की जनता का मनोभाव खैरागढ़ चुनाव के सामने आएगा। एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका इस मौके पर जोरदार स्वागत किया। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अभी मैं खैरागढ़ पहुंचा नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ और ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतेगी और छत्तीसगढ़ की जनता का जो मनोभाव है वो खैरागढ़ से तय होगा। वहीं 6 अप्रैल को केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रायपुर पहुंच के कुलस्ते सबसे पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद कुलस्ते खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां उपचुनाव के रण में कुलस्ते कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और चोभर, रामपुर, सालेवारा, मोहगांव और पैली मेटा सालेवारा मंडल में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद कुलस्ते रायपुर वापस आएंगे और रात करीब 9:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीतामऊ सिंचाई परियोजना को आज शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना से 252 गांव में 1,12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस फैसले को लेकर मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी कैबिनेट का आभार जताया और धन्यवाद दिया। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट ने कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना को स्वीकृति देकर उनके राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा कर दिया है। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि कांग्रेस सरकार में उन्होंने कई बार इस सिंचाई परियोजना की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया, लेकिन उस वक्त उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। आज कैबिनेट में कयामपुर सीतामऊ सिंचाई योजना 2374 करोड़ की योजना, 1,12,000 हेक्टेयर की योजना, 252 गांव को लाभ मिलने वाली योजना। मुझे गर्व है कि जो सपना देखा था वो आज शिवराज सिंह चौहान साहब ने उसको पूरा करा है। पहले से बंद पड़ी ट्रेनों के साथ बार बार दूसरी ट्रेनों के कैंसिल होने से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में भी रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। जोन की 87 यात्री ट्रेनें 2 साल से बंद हैं। 1 दर्जन ट्रेनों को अलग अलग कारणों से कैंसिल कर दिया गया है। ट्रेनों को कैंसिल करने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसे जनविरोधी बताया। तो वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग कारणों से मरम्मत कार्य चल रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, इसलिए ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी खासकर अभी सीजन में गर्मी के मौसम में और ज़्यादा है। अभी शादी का माहौल भी है, रश तो ज़्यादा हो गई है। कुछ तो चालू करनी चाहिए जो कम से कम 350 ट्रेन चलने का है, ठीक है। अभी 250 ट्रेन ही चल रहे हैं। अभी इतना आप देखिए, इतना भीड़ है, कितना वेटिंग में बैठे हुए हैं ट्रेन के चक्कर में। बताइए, बहुत आदमी परेशान हो जा रहा है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद कर दिए। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं और 23 जो सप्ताह में 1 बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जो रेल परिचालन वो ठीक से किया जा सके, गाड़ियाँ समय से चल सके। इसके कारण से बीच बीच में कुछ गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ता है ताकि काम करने का समय मिल सके। रायगढ़ जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर पार्टी के ही कार्यकर्ता के छेड़खानी का आरोप लगाने और फिर जिलाध्यक्ष के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज होने से बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। एक के बाद एक बीजेपी पदाधिकारियों पर लग रहे आरोपों से भाजपा जहां कांग्रेस के सीधे निशाने पर आ गई है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए आंदोलन की रणनीति बना रही है। मंगलवार को जिला बीजेपी के पदाधिकारियों ने बैठक बुलाकर एफआईआर के विरोध में बुधवार को सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। बता दें कि पहले शहर के मंडल अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सिंह गौतम पर पार्टी कार्यकर्ता ने छेड़खानी का आरोप लगाया था और सोशल मीडिया पर चैट उजागर कर दी थी। मामले में मंडल अध्यक्ष को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यह मामला शांत हो पाता, इससे पहले ही जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर भी छेड़खानी के आरोप के साथ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले को लेकर कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस ने उमेश की गिरफ्तारी की मांग करते हुए निशाना साधा। जनता पार्टी अपनी खींच मिटा रही है, उसका चाल चरित्र उजागर हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चिंतन करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं जो लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो रही हैं। कि कांग्रेस सरकार ने के दबाव में
स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बड़ी तत्पर के साथ FIR जो दर्ज किया है बिना जांच के, जांच होने के बाद FIR दर्ज होता तो हमको भी संतुष्टि होती, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं। इस मामले को लेकर कल हम ज्ञापन स्थानीय पुलिस स्थानीय प्रशासन को देने वाले। यहाँ जो सिटी कोतवाली जहाँ पर ये हुआ है उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे और वहाँ पर नारेबाजी करते हुए सिटी कोतवाली का घेराव करेंगे और अपने विषयों को रखेंगे और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। इंदौर में कांग्रेस ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर बड़े आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद इंदौर से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को कार्यक्रम की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी संजय शुक्ला अपनी विधानसभा में लोगों को अयोध्या यात्रा करा रहे थे, लिहाजा इस कार्यक्रम का प्रमुख चेहरा भी संजय शुक्ला ही रहेंगे। इसी तरह ग्रामीण इलाके में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस विधायक विशाल पटेल को भी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, कांग्रेस रामनवमी पर ब्लॉक स्तर पर रामायण पाठ का आयोजन करने जा रही है, तो हनुमान जयंती के मौके पर घर घर हनुमान चालीसा बांटने के साथ ही अयोध्या की यात्रा भी कराई जाएगी। हालांकि बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस आयोजन पर तंज कसना शुरू कर दिया है। हम लगातार कार्यक्रम हनुमान जयंती के दिन मैं खुद अपनी विधानसभा की अयोध्या यात्रा लेके जा रहा हूँ। आदरणीय विशाल पटेल जी वहाँ बड़े हर जगह अपने हनुमान चालीसा करवा रहे हैं। मेरी विधानसभा में 35,000 हनुमान चालीसा उस दिन से बांटना चालू करेंगे और लगातार बैठेगी। कांग्रेस परिवार का हर एक व्यक्ति हर एक धर्म को मानने वाला है, हर धर्म के सभी रीति रिवाजों को मनाने वाला है, ना कि किसी के साथ भेदभाव करता है। भाजपा की जरूर रीति रही है कि जब भी इलेक्शन आते हैं उनके भगवान राम उन्हें याद आते हैं, बाकी उस दौरान बाकी भूल जाते हैं। धर्म का काम जो भी करेगा वो स्वागत है। मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट ना हो। प्रभु श्री राम भारत के सभी सामान्य जनमानस के प्राण में बसते हैं, तो कांग्रेस उनके साथ छलावा ना करे, मन से श्री राम की भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको भी कुछ अच्छा फल प्राप्त होगा। पेपरलेस अभियान को बढ़ावा देने के मकसद से मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अब डिजिटल लॉकर शुरू करने जा रही है। डिजिटल दस्तावेजों को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से संबंधित अधिकारियों की ओर से पूरी तरह सत्यापित किया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जल्द ही डिजिटल लॉकर से अपनी डिग्री और मार्कशीट एक्सेस कर सकेंगे। डिजी लॉकर तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल ऐप या फिर पोर्टल बनाया जाएगा और लिंक शेयर किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान 6 अप्रैल को युवा संवाद कार्यक्रम में डिजी लॉकर की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों और कॉलेजों में वर्चुअल कक्षाओं के जरिए 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स सीएम से सीधा संवाद कर सकेंगे। कभी भी किसी को कोई दस्तावेज की आवश्यकता है, उसको कहीं आगे पीछे भटकने की जरूरत नहीं। वो डिजिटल होने के कारण से कहीं भी किसी समय भी देख भी सकता है, न केवल देख सकता है बल्कि सुरक्षित भी रख सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कल ये जैसे ही डिजिटल लॉकर का शुभारंभ होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में हम इसको लागू करने वाले हैं। देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों को समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद करने के निर्देश दिए। उन्होंने सांसदों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उनका फीडबैक लेने को भी कहा है। ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की संपत्ति कुर्क की है। कुर्की की इस कार्रवाई में संजय राउत की पत्नी की दादर स्थित 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और प्रवीण राउत की 9 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने श्रीलंका के बहाने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल अगर अलग देश होता तो उसकी हालत श्रीलंका से भी बदतर होती। पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिसकी चिंता ममता बनर्जी को करनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इनमें 4 पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूब न्यूज चैनल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये चैनल भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और विदेश संबंधों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। 3 ट्विटर अकाउंट, एक एफबी अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट भी ब्लॉक किए गए हैं। श्रीलंका ने ओस्लो, नॉर्वे, बगदाद और इराक में अपने दूतावास और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अपने महावाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। और आइए देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के एक आवेदन से राजिम के गोबरा नवापारा के करीब 100 परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई है। वक्फ बोर्ड ने गोबरा नवापारा के कुछ जमीनों को अपनी बताते हुए राजस्व अभिलेख में सुधार के लिए आवेदन किया है। साथ ही 17 मार्च को इस संबंध में एक अखबार में विज्ञापन भी छापा गया है।
जिससे यहाँ के करीब 100 परिवार परेशान हैं। इनका कहना है कि जमीन को उनके पूर्वजों ने 50 से 70 साल पहले खरीदा था। उस जमीन पर वो मकान दुकान बनाकर रहते आए हैं, जिसका टैक्स भी नगर पालिका में जमा करते आए हैं। पीड़ितों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बात की, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। पीड़ितों ने अब इस संबंध में तहसील दफ्तर में दावा आपत्ति भी लगाई है। और ये कब बोर्ड लगातार 27वीं जगह है जो इस तरह का मामला पेश कर रहा है, जगह पे अपना हक जता रहा है। आज हम लोग 50 साल 60 साल से काबिज है, इस जगह पे 70 साल से काबिज है, हमारे पास पूरे कागज हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको इस जगह के लिए साबित करना पड़ रहा है कि हमारी जगह। उस खसरे नंबर में मेरी भी संपत्ति आती है। हर साल जो नियमित नगर पालिका का मकान टैक्स संपत्ति कर अगर जो रहता है वो सब मैं निरंतर पटा रहा हूँ। मौखिक रूप से आपत्ति दर्ज कराया तहसीलदार के पास, तो उनका कहना है कि जैसा हमारे पास आवेदन आया है हमने वैसा ही प्रकाशन किया है, तो मिसप्रिंट के कारण इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, जो गलत है। नारायणपुर में आज जिला सरपंच संघ की बैठक हुई, जिसमें 1 अप्रैल को रावघाट संघर्ष समिति के बैनर तले हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, साथ ही रावघाट परियोजना को शुरू करने की मांग की गई। जिला सचिव संघ और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इसे समर्थन दिया है। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने के पहले जिला सरपंच संघ ने रैली भी निकाली। भोपाल और जबलपुर में बढ़ती गर्मी देखते हुए प्रशासन ने अब स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने स्कूलों को सुबह 7 से 12 बजे तक ही खोलने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, रोजाना लू के अलर्ट के बीच स्कूलों के दोपहर तक संचालन की खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई और इस पूरे मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया। उसके बाद आज कलेक्टर ने स्कूलों के संचालन को लेकर एक लिखित आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, रोज मौसम विभाग लू का अलर्ट जारी कर रहा है। अप्रैल में ही पारा 41 डिग्री के पार पहुंचने लगा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ते तापमान के साथ ही अब वन्य जीवों की सेहत की भी चिंता बढ़ने लगी है। मौसम की तपिश का असर शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में भी देखने को मिला। बढ़ती गर्मी के चलते चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों के लिए ठंडक के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। सांप के पिंजरों में भी फव्वारे शुरू कर दिए गए हैं। वहीं शेर, बाघ और भालू के लिए कूलर लग चुके हैं। वहीं बाड़े में तालाब भरने के साथ उनके पिंजरों में भी पानी डाला जा रहा है। हाथी को 2 बार नहलाने के साथ ही उसके बाड़े में बने 18 फीट गहरे गड्ढे में भी पानी भरा गया है, ताकि हाथी उसमें बैठकर गर्मी से बच सके। यही नहीं, अति संवेदनशील रहने वाले पक्षियों के खान पान में अब रसीले फल और इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल कर दिया गया है। बता दें कि इस समय इंदौर शहर का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। एनक्लोजरों में कूलर लगा रहे हैं, कुछ में दिन में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कुछ में एनक्लोजरों को ढक दिया जिससे कि डायरेक्ट हीट का एक्सपोजर उनको न मिल पाए। तो ये सारे कुछ वाटर एनिमल्स के लिए वाटर बॉडी का हम लोगों ने बनाई है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लोगों ने दिनचर्या में बदलाव के साथ खान पान में बदलाव किया है। लोग तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करने लगे हैं। हालांकि प्रदेश में उत्तरी और दक्षिणी हवाओं के प्रभाव से बस्तर संभाग में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा या फिर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं प्रदेश के शहरों की बात करें तो रायपुर में पारा 41.2 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। प्रदेश के दूसरे शहरों में जैसे बिलासपुर में 41 डिग्री के पार, राजनांदगांव में 40.5, अंबिकापुर में 39.8, जगदलपुर में 37.9 और दुर्ग में 39.6 तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 15 अप्रैल तक गर्मी से राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया है लोगों का। अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी पड़ रही है। अलग अलग तापमान जो अलग अलग एरियाज के अलग अलग जिलों के हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में जो पारा है 41 डिग्री को पार कर गया है, 41.2 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में अब जो लोग हैं वो बाहर निकलने से बच रहे हैं। इसके साथ ही तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन किया जा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 अप्रैल तक फिलहाल राहत मिलने के कोई भी आसार नहीं है।
उत्तर छत्तीसगढ़ में उत्तर से हवा आ रहा है जो गर्म है, जिसके कारण से उत्तर छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी और इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कैलाशपुरी में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा था। पीड़ितों ने हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। कुछ देर पहले हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया है। अब 7 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो कैलाशपुरी में अवैध निर्माण को निगम तोड़ रहा था और वहां के जो रहवासी थे लगातार विरोध कर रहे थे इस पूरी कार्रवाई का। पीड़ितों ने हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग लगाई थी और उनका यह भी कहना था कि पहले भी ये मामला अभी सुनने के लिए लगा हुआ था और कोई भी आदेश लेकर के नहीं पहुंचा था निगम का अमला, ऐसे में वो विरोध कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। संदीप, IBC 24 ने थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी और वहां के लोगों का कहना था कि उनके पास कोई भी आदेश की कॉपी नहीं है और अब अर्जेंट हियरिंग के बाद राहत मिली है कुछ दिनों के लोगों को। देखिए, राहत कहेंगे तो ये अपने आप में राहत शब्द जो है वो मैं तो कहूंगा सही नहीं होगा, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं। अब हालांकि अब बिजली चली गई है, अंधेरा है, मकान जो है तीनों मकान में 3 में से 2 मकान पूरी तरीके से ढहा दिए गए हैं। तीसरा मकान जहाँ के लोग थे उसको भी आदेश आने के पहले ढहा दिया गया है, क्योंकि उस समय हाईकोर्ट में हियरिंग होने वाली थी और बार बार अधिकारी कह रहे थे कि उनके पास कोई आदेश नहीं पहुंचा है। सामान आप देख लीजिए, पूरा जो परिवार है वो सड़क पर आ गया है। बच्चे आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब फिलहाल तो ये सवाल है कि रात को जाए कहाँ। अब सीधे चलते जो मकान के मालिक हैं, क्या हुआ था? आप लोग लगातार रोकने को कह रहे थे, हम तो बहुत बोले कि हमारा स्टे है, अभी तो बोलते कैंसिल हो गया है और आके बिल्कुल शाम के 5 बजे आए हैं। उसके बाद में फिर हमारे पड़ोसियों का 2 मकान तोड़ दिए, उसके बाद फिर हमारा तोड़े हैं। हम लोग वही बोले थे, SDM साहब को भी बोले हम, और जोन कमिश्नर को भी बोले, निगम कमिश्नर को भी बोले, आदेश मिश्रा करके उनको भी बोले कि रात भर रहने तो सवेरे हम लोग खाली कर देंगे। देखिए, वीरेंद्र पांडे जो है पूर्व भाजपा लीडर, वो भी बोलते कि सुबह कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे पूरी कार्रवाई पे, क्या कहेंगे अभी? सर, हम लोग शुरू से उनसे सिर्फ आदेश की कॉपी मांग रहे थे कि एक आदेश की कॉपी दिखा दो कि अगर तोड़ने का आदेश आया है तो वो, या हाईकोर्ट का आदेश की कॉपी आई है तो वो आखिरी तक नहीं माने। और हमारे वकील से बात हुआ तो शुरू से बोल रहे थे कि कल के लिए केस लिस्टेड हो चुका है, कल की सुनवाई है उसकी, और ये लोग जबरन आज दादागिरी करते हुए बलपूर्वक पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर अभी रात को आप लोग देखिए, महिलाएं भी हैं, बच्चे हैं, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ तस्वीरें। क्या अभी रात कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे भैया, यहीं सब बैठेंगे, यहीं सोएंगे बच्चे लेके। और अभी हमारे घर के बहू लोगों को ऊपर से जाके निगम वाले उतार के लाए हैं। अभी क्या करेंगे? खाना की व्यवस्था बताएं निगम वाले की रहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बताए हैं। कोई घर है दूसरा आप लोग? नहीं, हमारे पास नहीं है। 5 BSUP मकान अलॉट किए से बताया जा रहा है। देखिए, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार हम लोग कहते रहे कि इस पे आरोप लग रहा है कि इनके पास दस्तावेज है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर अब परिवार जाएगा कहाँ? कितने लोग हैं आप लोग परिवार में? लगभग हम लोग 9 जन है। 9 जन है। खाना वाना बन गया? तो शाम को दोपहर खाना खाएंगे? जितने समय आए थे 5:30 बजी हुई थी और हम लोग ऐसे मतलब अचानक से आए हैं, तो हम लोग कुछ सामान व्यवस्थित न खाना बनाए, बच्चे लोग ऐसे भूखे पड़े हुए हैं। देखिए, अपने आप में कार्रवाई पर ये बड़ा सवाल इससे खड़ा होता है कि अगर कुछ घंटे कार्रवाई रुकती तो परिवार जो है रात आराम से गुजार लेता, कार्रवाई होती, कल होने को है कल हो जाएगी। फिलहाल तो है गुरुवार तक जो है इस पे स्टे मिल गया है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि 9 से 10 लोग हैं परिवार में, ये रात को रहेंगे क्या, खाएंगे क्या? अभी जो है फिलहाल यहाँ से आधा अमला, जो प्रशासनिक अमला है, जिला प्रशासन के लोग यहाँ से जा चुके हैं। फिलहाल हम प्रयास करेंगे सवाल पूछने का जिम्मेदारों से कि आखिर ये लोग रात को रहेंगे कहाँ, कोई व्यवस्था है, सामान चोरी हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या खाने पीने की इनकी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल संदीप, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, बस जिम्मेदारी के नाम पर इनके मकान तोड़ दिए गए हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।